तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चौथे चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं के 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले दो वीडियो में हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि अभी तक वह पिछले दो वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी पिछले दोनों वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपको व्याख्या करना है, तो चलिए यहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर व्याख्या करने के लिए बोलता है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। इस चीज को आपको व्याख्या करना है। तो देखिए एक बात हम आपको सबसे पहले बता दें कि यदि एग्जाम में व्याख्या करने के लिए आए तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का व्याख्या करने से पहले आपको उसके पहले एक दो सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए इस चीज का हमें व्याख्या करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित और मार्मिक पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ली गई है। इसका संदर्भ है कि जब लेखक की बिटिया नाखून बढ़ने का सवाल पूछती है तब लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगते हैं। ठीक है, जब लेखक की जो लड़की है वह लेखक से जब सवाल करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं तो लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगते हैं। इस छोटे से सवाल के बीच ही यह पंक्ति भी विद्यमान है जो लेखक के चिंतन से उभरकर आई है। लेखक का मानना है कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी निर्लज भाव से दंड स्वीकार के समय मौन तो लगा जाते हैं, लेकिन पुनः अपनी आदत या व्यसन को शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक जो हैं वो नाखून को एक निर्लज अपराधी की भांति प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो निर्लज अपराधी होते हैं, यदि कोई अपराध करते हैं, अगर उनको एक बार दंड भी दे दिया जाता है फिर भी वो बात दोबारा उसी अपराध को करते हैं। उसी प्रकार से नाखून जो है एक निर्लज अपराधी की भांति है कि उसे अगर आप एक बार काट देते हैं तो फिर से वह निर्लज की भांति दोबारा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर लेखक जो हैं वो नाखून को निर्लज अपराधी बोलते हैं, लेकिन पुनः अपनी आदत या व्यसन को शुरू कर देते हैं और अपराध चोरी करने लगते हैं। यह नाखून भी ठीक उसी अपराधी की तरह है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, काट दिए जाने पर पुनः बेहया की तरह बढ़ जाता है। इसे थोड़ा सा भी, इसे तनिक भी लाज शर्म नहीं आती है। अपराधी की भी ठीक वैसे ही प्रवृत्ति होती है। मतलब जिस प्रकार से एक निर्लज अपराधी की प्रवृत्ति होती है ठीक उसी प्रकार से लेखक यहाँ नाखून की प्रवृत्ति को भी बतलाए हैं। लेखक ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति की ओर ध्यान उत्कृष्ट किया है। वह बार बार सुधरने सुकर्म करने की कस्में खाता है, वादा करता है, किंतु थोड़े देर बाद पुनः वही कर्म दोहराने लगता है। कहने का मूल भाव यह है वह विध्वंसक प्रकृति की ओर सहज अग्रसर होता है, जबकि वह निर्णयात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा और मेघा को लगाता है। तो चलिए इसी को यहाँ पर व्याख्या करना था, तो आप इस व्याख्या को अच्छे तरीके से समझिएगा, याद करिएगा, क्योंकि इस प्रकार से व्याख्या करना आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन ख, जिसे भी व्याख्या करना है। तो ख कहता है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। इसी सेंटेंस को आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। तो फिर से हम लोग उसी बात को लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा हुआ है। अपने निबंध में लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य के नाखून उसकी भयंकरता के प्रतीक हैं। लेखक के मन में कभी कभी नाखून को देखकर निराशा उठती है, वह इस पर गंभीरता से चिंतन करने लगता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य की बर्बरता कितनी भयंकर है
कि वह अपने संहार में स्वयं लिप्त है, जिसका उदाहरण हिरोशिमा पर बम बरसाना है। इससे कितनी धन जन की हानि हुई, संस्कृति का विनाश हुआ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आज भी उसकी स्मृति से मन सिहर उठता है। जो आप जापान में विश्व युद्ध के समय जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, लेखक यहाँ उसकी चर्चा करते हुए इस बात को समझाने का कोशिश करते हैं। तो यह मनुष्य का पाश्विक स्वरूप है। यही स्वरूप उसके नाखून की याद दिला देते हैं। उसकी भयंकरता, बर्बरता, पाश्विकता, अदूरदर्शिता, मानवीयता जिसे लेखक निराश हो उठता है, वह चिंतित हो उठता है। लेखक की दृष्टि में मनुष्य के नाखून भयंकर पाशवी वृत्ति के जीते जागते उदाहरण है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटने की कोशिश की जाए, फिर भी वह मरना नहीं चाहती। मतलब इस बात को लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य जो पहले पशु के समान था, उसे कितना भी आप मिटाने की कोशिश कर लीजिए, फिर भी वह अपने आप को यह उजागर कर ही देता है कि मनुष्य भी पहले पशु के समान था। ठीक है, इसलिए उसे जितनी बार काटने की कोशिश की जाए, फिर भी वह मरना नहीं चाहती है। किसी न किसी नवीन रूप को धारण कर अपने विध्वंसक रूप को प्रदर्शित कर ही देती है। ठीक है, तो मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। इसका व्याख्या आपको इतना लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में यह सेंटेंस आता है और पूछता है कि इसका व्याख्या करिए, तो इसके उत्तर में आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ग, जिसमें आपको व्याख्या करना है कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने ही नहीं देगा। इसी को आपको व्याख्या करना है। तो देखिए इसका जवाब होगा, फिर से आपको उसी बात को लिखना है कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ जुड़ा है। लेखक के अंत में हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, यह बताना चाहते हैं कि यह कम वक्त नाखून अगर बढ़ता है तो बढ़े, किंतु मनुष्य उसे बढ़ने ही नहीं देगा। लेखक के कहने का आशय यह है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया है। कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य अब पहले के पशु के समान नहीं रह गया। वह अब काफी सभ्य और संवेदनशील हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। वह नरसंहार का विभत्स रूप देख चुका है, उसे यादगार ही वह कांप जाता है। उसके विनाशक रूप का वह भुक्तभोगी है। हिरोशिमा का महाविनाश उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः उससे निजात पाने के लिए वह सदैव सचेत होकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। वह अपने विध्वंसक रूप को छोड़कर सृजनात्मकता की ओर अग्रसर होना चाहता है। वह मानव मूल्यों की रक्षा, मानवीयता की स्थापना में लगे रहना चाहता है। निरर्थक और संहारक तत्वों से बनकर शांति के साये में जीना चाहता है। मनुष्य के इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शिता की ओर ध्यान उत्कृष्ट करते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि कम वक्त नाखून बढ़ता है तो बढ़े, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य सजग और सचेत हो गया है। मतलब पहले वाला मनुष्य नहीं रह गया जो कि पशु के समान अपनी जिंदगी जिएगा, बल्कि मनुष्य अब सजग और सचेत हो गया है। अपनी सभ्यता संस्कृति में जीना शुरू कर दिया है। वह उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काटकर नष्ट कर देगा। कहने का भाव यह है कि वह क्रूरतम विध्वंसक रूप को त्याग कर देगा। ठीक है, तो 14 नंबर में 3 क्वेश्चन था जिसे आपको व्याख्या करना था। तो बारी बारी से हम आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है कि अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता
हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। हम आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पर लेखक बार बार स्वाधीनता शब्द पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट इन दोनों में अंतर यहाँ पर लेखक बताए हैं और बताते हैं कि इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है पराधीनता, जो कि दूसरे के अधीन रहना, और सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है स्वाधीनता, जो कि अपने आप पर अधीन रहना। ठीक है, तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा था। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, स्पष्ट कीजिए। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। चलिए इसका उत्तर होगा, तो एक तरह से जब ये स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब कि इसे व्याख्या ही करना है। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां। देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम अपने मन से आपको इस चीज़ को बता रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में हर हाल में लिखना है, जिससे आपको जो एग्जामिनर रहे वो अच्छे अंक दे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 के शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। ठीक है, इस शीर्षक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस शीर्षक के माध्यम से या इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। साथ ही नाखून बढ़ने की उसकी भयंकर पाशविक वृत्ति के जीवंत प्रतीक का भी वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्याएं अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपनी वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि अब जितने भी मनुष्य हैं वह पहले के बर्बरता को नहीं चाहता है, पहले के नाखून को नहीं चाहता है, अब वह नाखून को भूल जाना चाहता है। यह बहुत पुरानी बर्बरता है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति है, तो मनुष्य पाशविक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए है। लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि यह विकासवादी युग में भी मनुष्य को बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसे हत्याकांड पाशविक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। मतलब जो मनुष्य की जो प्राचीन परंपरा है, जिसे वह पशुता के नाम से लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि मनुष्य अपनी पशुता को भुलाना नहीं चाहती है। मनुष्य अपने जो प्राचीन परंपरा है उसे भुलाना नहीं चाहता है। नाखून कभी भी बढ़ना बंद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसे जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। ठीक है, तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम आपको बोले थे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष करके ध्यान दीजिएगा और उस क्वेश्चन को याद कर लेने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके अलावा आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, यह 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 14 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको इस वीडियो में बताए, जिसमें कि व्याख्या करना था, उन सभी व्याख्या करने वाले सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको इस बात की जानकारी हो गई कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ।